हेलो दोस्तों, द बयान के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। और वो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था और इसके अंतर्गत किसानों का जो शोषण किया गया और इसके कितने चरण थे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग इसका कुछ बैकग्राउंड देख लें कि इसकी शुरुआत कब होती है। तो आपको हम पढ़ाया गया था कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी मतलब प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध में क्या था, यहाँ पे जो है पूरा तरह बंगाल पे कब्जा कर चुका था कौन, ब्रिटिशर्स। और यहाँ पे नवाब बनाया गया था और वो नवाब जो था वो कठपुतली था, मतलब वो कोई काम का नहीं था। जो काम कर रहे थे वो अंग्रेज खुद कर रहे थे। यहाँ से लूटपाट किया जा रहा था बंगाल से, वो अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। और उसके बाद टैक्स वसूलना शुरू किया गया। अब 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद तो पूर्णतः कब्जा हो जाता है बंगाल पे, किसका, ब्रिटिशर्स का। और वहाँ से टैक्स पूरा का पूरा अंग्रेज ले रहे थे। और उसके बाद द्वैध शासन लगाया गया था, हम लोग पढ़े थे द्वैध शासन। द्वैध शासन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे टैक्स जो है वो अंग्रेज ले रहा था और उसके बदले में सेना का खर्च जो था वो यहाँ के नवाब और राजा उठा रहे थे। ये था हमारा द्वैध शासन। और द्वैध शासन 1772 में जब वारेन हेस्टिंग आता है तो द्वैध शासन को खत्म कर देता है। उसके बाद वारेन हेस्टिंग जो है टैक्स वसूलना शुरू करता है और उस टैक्स का नाम था पंचवर्षीय बंदोबस्त, जो 5 सालों तक मतलब 5 साल तक तय किया गया कि कितना टैक्स हमको वसूलना है, जो सक्सेसफुल नहीं था। और उसके बाद उसको रोक दिया गया। उसके बाद 1 वर्ष के लिए फिर बंदोबस्त लाया गया, वो 1788-89 तक चला और वो भी बंद हो गया। बाद में जाकर के ये हमारा शुरू होता है अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबारी एंड महलबारी। तो आज हम लोग ये तीनों देखेंगे और ये कौन कौन से इलाके में हुआ और कौन ये व्यवस्था लाया था, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1793 में लाया गया था। और ये जिस इलाके पे लगाया गया था वो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। अगर हम बात करें कि हमारे टोटल भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र पे लगाया गया था तो ये था मेरा 19%। ठीक है, ये था अस्थाई बंदोबस्त। उसके बाद अगर रैयतबारी व्यवस्था की बात करें तो रैयतबारी व्यवस्था जो है वो मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा लाया गया था। अगर पूछा जाए कौन सा ईयर था तो 1820 का समय था। मुंबई, मद्रास, असम और पूर्वी बंगाल पे लागू किया गया था। और सबसे बड़ा ये क्षेत्र पे लागू किया गया था वो था 51%, यानी टोटल जो भूमि था उसके 51% पे ये लागू किया गया था रैयतबारी व्यवस्था। अगर महलबारी की बात करें तो इसको लाया था हॉल्ट मैकेंजी ने, 1822 में लागू किया गया था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में ये वसूला जाता था। क्या? महलबारी व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स वसूला जाता था। तो आइए एक एक करके फिर हम लोग आगे देखते हैं कि रैयतबारी के अंदर क्या था, महलबारी के अंदर क्या था और अस्थाई बंदोबस्त क्या था। अगर अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो इसके अंतर्गत एक जमींदार को चुना जाता था किसी खास क्षेत्र के लिए। यानी भारत के जो हिस्से थे उसमें बहुत सारे जमींदार को बांटा गया कि ये क्षेत्र आपका है, ये क्षेत्र आपका है। और ये जो जमींदार थे वो बहुत अमीर हुआ करते थे और उसको फिक्स किया गया कि आपको सही समय, एक टाइम दिया गया, उसके अंतर्गत टाइम पे इसको टैक्स भरना पड़ता था। किसे? किसान से लेकर के। और सपोज अगर टैक्स दिया गया है 5% लेना है, गवर्नमेंट ने बोला है कि 5% लेना है, तो ये लेता था 10%। और वो उसके ऑफिसर जो थे वो इस बात को नजरअंदाज कर देते थे कि कितना टैक्स लिया जाता है। वो अपना जो फिक्स था उसी पे ध्यान देते थे। तो यहाँ क्या होता था, जमींदार बहुत और ज्यादा रिच होते जा रहे थे, बहुत पैसे वाले हो गए थे। और शोषण किसका हो रहा था? किसानों का शोषण हो रहा था। किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता था। अगर हम टैक्स की बात करें तो यहाँ पे 10/11 हिस्सा ये लेता था अंग्रेज और 1/11 हिस्सा लेता था जमींदार। ये था टैक्स का सिस्टम। मतलब अगर हम बात करें कि टैक्स अगर गेहूं लिया है सपोज, और गेहूं लिया है कितना, 11 बोरा लिया है, तो उसमें से 10 बोरा किसको जाएगा? अंग्रेज को जाएगा और 1 बोरा वो खुद रख लेता था। उसी तरह अगर हम पैसे की बात करें, पैसा में भी सेम हिस्सा जाता था, 10/11 और 1/11। ठीक है। उसके बाद हम अगर रैयतबारी व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे कोई जमींदार नहीं था, मतलब मध्यस्थता कोई नहीं कर रहा था, बीच में बिचौलिया कोई नहीं था। यहाँ पे डायरेक्ट किसान जो है, किसान टैक्स देता था गवर्नमेंट को। और ये जो टैक्स था हमारा वो 33% से लेकर के 50% तक था। यहां पे समस्या ये नहीं था कि जमींदार ज्यादा पैसा ले लेगा, यहां पे डायरेक्ट पेमेंट हो रहा था किसको? गवर्नमेंट को। और कौन कर रहा था? किसान डायरेक्ट कर रहा था। और रैयत का मतलब ही होता है किसान।
ये था हमारा रैयतबारी व्यवस्था। उसके बाद महलवारी व्यवस्था की बात करें तो महलवारी व्यवस्था क्या था? महल का मतलब होता है गांव, और इसमें यह फिक्स किया गया कि एक गांव से हमको इतना टैक्स लेना है, ठीक है। और वो जो टैक्स था वो वसूल के कौन देता था? उस गांव का मुखिया, यानी मुखिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि आपको टैक्स देना है। मतलब टोटल टैक्स एक गांव से लिया गया। जैसे आप मान लेते हैं कोई ए कोई गांव है और उस गांव से गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 5 लाख रुपए टैक्स वसूल के देना है, तो ये जिम्मेवारी किसका? मुखिया का है कि एक गांव से 5 लाख रुपए टैक्स जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर लोग बराबर टैक्स ही देता था, कोई ज्यादा कोई कम देता था, लेकिन 5 लाख अगर फिक्स है तो पूरा पैसा जाएगा। ये था हमारा महलवारी व्यवस्था। तो यहाँ हम लोग देखें कि जमींदार बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा था रैयतबारी के अंतर्गत, क्या किसान डायरेक्ट पेमेंट कर रहा था। और यहाँ महलवारी की बात करें तो वहां पे एक मुखिया था गांव का, वो टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट को देता था। ये हमारा तीनों सिस्टम था, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतबारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था, ठीक है। अगर हम महलवारी व्यवस्था की बात करें तो महलवारी व्यवस्था पहले 66% था शुरुआत में, शुरू में ये 66% था, बाद में जाके 50% हो जाता है, 50%, और ये फिक्स हो गया था। मतलब टोटल जो आपका इनकम है उस पर 50%, मतलब टोटल आधा देना पड़ता था। किसको? गवर्नमेंट को देना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा था टैक्स। अगर अभी की बात करें तो इसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा टैक्स था। उससे अमीर कौन हो रहे थे? ब्रिटिशर्स, मतलब अंग्रेज बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे थे, और एक यहाँ जमींदार अमीर होते जा रहे थे। किसके अंतर्गत? अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। तो ये था हमारा अस्थायी बंदोबस्त, रैयतबारी एंड महलवारी व्यवस्था, और ये तीनों आता है हमारा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। तो आज भर इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक को, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा आपके एग्जाम में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज भर इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।